So we should start our class now basically. If you don't have any problem, हम लोग शुरू कर सकते हैं इसको. So if you remember, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Remember, there is a video on Vasudev where I have taken revision of poultry diseases part 1. उसमें मैंने part 1 करके एक revision class लिया था, but due to some reason part 2 was not conducted. This class was not conducted. तो पहला बात ये है कि जितने भी contents हैं part 1 में. सर उसका PDF नहीं है हमारे पास पार्ट 1 का, बस वीडियो है. अब वो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आप में से किसी के पास है. किसी को मैंने भेजा था, मैंने डिलीट कर दिया. तो आप में से किसी के पास है, वो मुझे मैसेज किया था कि उसका मेरे पास पीपीटी है. तो अगर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और नहीं भी है तो आप उसका वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसमें 5 डिजीज ही है. इन पार्ट 1 वी हैव बेसिकली स्टडीड न्यूकासल डिजीज, आईबीडी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, फॉलपॉक्स और एवियन इन्फ्लुएंजा. तो उस समय मेरे पास टाइम था तो आई हैव टेकन इट इन डिटेल, मगर अब इतना टाइम नहीं है, सिर्फ रिवीजन ही है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो बहुत ज्यादा इन पार्ट 1 देयर वाज बेसिकली 5 डिजीज और थोड़ा डिटेल में था, लेकिन आज हम लोग बातें करेंगे बेसिकली फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस. किसी के पास पीडीएफ नहीं है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन सी द वीडियो एंड यू कैन नोट डाउन. ठीक है. इस डिजीज में रिगार्डिंग दिस 5 डिजीज जिसको मैं आज डील नहीं करना चाह रहा हूँ, इसमें मैंने देखा है कि सम ऑफ यू हैव been frequently asking question about pathogenesis of this Ranichet disease या Newcastle disease. तो आप पूछते भी हैं इस चीज को और उसको जानना भी चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज. नेक्स्ट है आईबीडी. इसका कंप्लीट सेपरेट वीडियो है वासुदेव पे. इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज का बहुत ही कंप्लीट सेपरेट है वहां पे वासुदेव में, आप उसको देख लेना. इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस इसका भी सेपरेट वीडियो है, उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो. फॉलपॉक्स का भी सेपरेट वीडियो है, उसको भी आप चाहो देख सकते हो. एवियन इन्फ्लुएंजा मैंने नहीं पढ़ाया बच्चों को. ठीक है. तो इससे थोड़ा क्वेश्चन हम लोग कम ही रखेंगे. मुझे पता नहीं कितना बताया गया आपको इन्फ्लुएंजा, मगर रानीखेत डिजीज और न्यूकासल डिजीज इंपॉर्टेंट, पार्टिकुलरली इट्स पैथोजेनेसिस. तो मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दूं ऐसे ही थोड़ा आपका जानकारी के लिए रिगार्डिंग रानीखेत डिजीज पैथोजेनेसिस. ऑडिबल हूं ना मैं? सुनाई दे रहा है आपको? यस सर. Yes, sir. तो थोड़ा सुनिए. रानीखेत डिजीज मैंने लिखा नहीं है, बस याद आ गया कि आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ रिगार्डिंग रानीखेत डिजीज, रिगार्डिंग पैथोजेनेसिस. बेसिकली इसका जो वायरस है उसको आप देखेंगे तो उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स फॉर्म में होते हैं. ठीक है. तो आपको याद हो उसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक हीम एग्लूटिनिन होता है, एक न्यूराडेज टाइप का होता है, जिसको एच टाइप और एन टाइप करके डिनोट करते हैं. ठीक है. अब जैसा इसका रेप्लिकेशन होता है किसी भी वायरस का, इन जनरल जो स्टोरी है कि ये वायरस व्हेन गेन्स एंट्री इनसाइड ए बॉडी दे अटैच विद द होस्ट सेल एंड आफ्टर एंडोसाइटोसिस दे रेप्लिकेट एंड फॉर्म देयर ओन प्रोटीन. उनका अपना ट्रांसलेशन होता है, फिर असेंबल होता है, फिर सेल को दे फाइनली ब्रेक डाउन और रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है. तो सेम स्टोरी रानीखेत डिजीज के वायरस का भी है. थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद ये रखना है कि जो रिसेप्टर्स है फॉर न्यूकासल डिजीज वायरस के लिए, जो रिसेप्टर्स है होस्ट सेल में यानी पोल्ट्री बॉडी के जो सेल्स के सरफेस पे साइलिक एसिड पाया जाता है, और वायरस के सरफेस पे जो एनवेलप है उसके ऊपर पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन. तो देयर इज ए देयर फॉर्म्स अ बॉन्ड बिटवीन द ग्लाइकोप्रोटीन एंड दोस साइलिक एसिड ओवर द पोल्ट्री सेल सरफेस. एक तो ये हो गया कि रिसेप्टर्स कैसे है, कहाँ पे जाके ये बाइंड करेगा. उसके बाद का स्टोरी एकदम जनरल वैसे ही है जो किसी भी वायरस के साथ होता है. इंटर होंगे, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है, उसके बाद वो अपना सारे प्रोटीन बनाता है बाय द हेल्प ऑफ द मैसेंजरी ऑफ द होस्ट सेल्स. उसके मदद से अपना सारा कुछ बनाएगा. तो नेचुरली सारा कुछ बना रहा होगा तो हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन ही बना रहा होगा और न्यूराडेज प्रोटीन ही बना रहा होगा, क्योंकि वो उसका कंपोनेंट है. मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो हीम एग्लूटिनिन वाला जो प्रोटीन जो बनेगा आफ्टर ट्रांसलेशन, हीम एग्लूटिनिन जो बना लेता है प्रोटीन वायरस होस्ट सेल्स के अंदर, उसका एक्टिवेशन तब तक नहीं होगा जब तक पोस्ट ट्रांसलेशन क्लीवेज नहीं हो जाए. मतलब हीम एग्लूटिनिन प्रोटीन का जब ट्रांसलेशन हो गया, हो जाने के बाद यानी कि आफ्टर ट्रांसलेशन उसका क्लीवेज जरूरी है फॉर इट्स एक्टिवेशन. उसको टूटना है, उसका क्लीवेजिंग होना है. अब ये क्लीवेजिंग कौन करेगा और कहाँ पे होगा? तो क्लीवेजिंग करेंगे प्रोटीजेज.
होस्ट सेल्स का जो एंजाइम है वो क्लीवेज करता है। और कहाँ पे करता है? जहां वहां पे करता है हीमोग्लोबिन में, जहां पे बेसिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। उस प्रोटीन में, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के पूरी लेंथ में जहां पे बेसिक अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे, वहीं पे होस्ट सेल्स के एंजाइम एक्ट करते हैं, उसको क्लीवेज कर देता है। अब यहाँ पे आपको दो बात याद रखना है। एक क्लीवेज साइट दो जगह हो सकता है। एक ऐसा जहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड दैट इज आर्जिनिन इज प्रेजेंट, जहाँ पे उस क्लीवेज साइट पे जहाँ पे सिर्फ आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड है, तो उसको तोड़ने का क्षमता होस्ट से उस होस्ट सेल के पास है जिसके पास ट्रिप्सिन प्रोटीएज एंजाइम। यानी ट्रिप्सिन को ये क्षमता है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन को वहां से तोड़ दे जहां पे सिंगल आर्जिनिन बेसिक एमिनो एसिड है, मतलब सिंगल टाइप ऑफ बेसिक एमिनो एसिड है दैट इज आर्जिनिन। मगर ऐसे प्रोटीन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स को तोड़ सकते हैं, आर्जिनिन के अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक एमिनो एसिड्स है वहां भी एक्ट कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप का वो क्लीवेज साइट हो गया। तो अब एज्यूम ये करो कि मान लो ये वायरस जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्ट करने को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसको ट्रिप्सिन तो मिल जाएगा। तो ट्रिप्सिन मिल जाएगा तो ये सिंगल क्लीवेज साइट जहाँ पे सिंगल आर्जिनिन बेसिक एमिनो एसिड है वहां पे तोड़ देगा, तो वहां पे उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। मगर यही वाला अगर वहां चला जाए ऐसे सेल के पास जहाँ पे ट्रिप्सिन नहीं है, तो वहां पे उसका क्लीवेज नहीं होगा, उसका एक्टिवेशन नहीं होगा, तो वहाँ वायरस होने के बाद भी वहां पे डैमेज काज नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर क्लीवेज साइट वाइड नेचर का हो, जहां पे किसी भी तरह का होस्ट प्रोटीएज एंजाइम तोड़ने का क्षमता रखता हो, तो बॉडी में कहीं भी एक्टिवेट हो जाएगा और कहीं भी डैमेज कॉज कर देगा। और आपको याद हो कि इसमें जैसे होता है कि विजोट्रोपिक, न्यूरोट्रोपिक, न्यूमोट्रोपिक या वेलोजेनिक स्ट्रेन होते हैं, मेसोजेनिक स्ट्रेन होता है, लेंटोजेनिक स्ट्रेन होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि ये वेलोजेनिक होगा, विसोट्रोपिक होगा, हर जगह पे इफेक्ट करेगा, या सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट करेगा, या नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा? तो ये यही डिसाइड करता है कि वो हीमोग्लोबिन में जो क्लीवेज साइट है वो सिंगल ट्रिप्सिन से टूटने वाले हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीजेस से टूटने वाले हैं। तो जो एक्टिव होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आवाज जा रही है आपको? मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल बता रहा है। हेलो? यस सर, ठीक है। कट के थोड़ा आ रहा था। हाँ, थोड़ा अनस्टेबल बता रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। आवाज अभी भी क्लियर नहीं है? अभी ठीक है सर। अभी ठीक है सर। तो मैं कह रहा था, अगर आपसे ये कोई पूछे कि ये कौन डिसाइड करता है कि ये विजोट्रोपिक होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट करेगा या रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो ये डिसाइड करेंगे उसका क्लीवेज साइट कैसा है, सिंगल एमिनो बेसिक एमिनो एसिड आर्जिनिन टाइप का है कि मल्टीपल बेसिक एमिनो एसिड वहां टूटने का क्षमता है। तो अगर सिंगल होगा तो सिर्फ वहां पे एक्टिवेट होगा जहां पे ट्रिप्सिन एंजाइम होंगे, और मल्टीपल होगा तो बॉडी में हर उस जगह पे एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हर सेल में कुछ ना कुछ प्रोटीजेस होते ही हैं। पहली बात ये है। दूसरा बात ये है कि जो सिंगल वाला जहाँ पे क्लीवेज साइट होता है ना, उसको एक्चुअली बहुत बार वो कैप्सुलेट भी कर लेता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलेशन। कैप्सुलेशन की वजह से भी अटैक नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे स्ट्रेन जो सिंगल वाला तोड़ते हैं यूजुअली लेंटोजेनिक या मेसोजेनिक टाइप के होते हैं, और जो वेलोजेनिक वाला होता है उसमें ये ग्लाइकोलेशन होता भी नहीं है, प्लस वो मल्टीपल क्लीवेज साइट होते हैं, तो कोई भी प्रोटीन एंजाइम उसको तोड़ सकता है, इसलिए ऐसा है ये स्टोरी। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि एक्सप्लेन व्हाई न्यूकैसल डिजीज वायरस स्ट्रेन आर वेलोजेनिक और मेसोजेनिक और लेंटोजेनिक, तो इसको आप लिखना, अगर वेगार्ड की बुक हो तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सेम स्टोरी एवियन इन्फ्लुएंजा के साथ भी है। अगर किसी ने न्यूकैसल की जगह आपसे एवियन इन्फ्लुएंजा पूछ लिया तो सेम स्टोरी है, बस इसमें हीमोग्लोबिन के जगह पे एवियन इन्फ्लुएंजा में आपको फ्यूजन प्रोटीन यानी एफ प्रोटीन लिखना होगा, बाकी सारे स्टोरी वैसे ही है। न्यूकैसल में एच प्रोटीन है, एवियन इन्फ्लुएंजा में एफ प्रोटीन है, रेस्ट ऑल द स्टोरी सिमिलर। आईबीडी पूरा डिटेल में है, आईबी डिटेल में है, पॉक्स डिटेल में है, बाकी दोनों का मैंने एक डिस्क्रिप्शन कर ही दिया। जो छूट रहा था उसको मैं बेसिकली डील करता हूँ आपसे बहुत ही समराइज फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट इज मैरिक्स डिजीज। तो मैरिक्स डिजीज गामा हर्पिस वायरस से होते हैं। थ्री सीरोटाइप्स हैं इसके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें ये जानना है कि जब भी मैरिक्स डिजीज वायरस की बात करोगे तो इन द स्किन पार्टिकुलरली फीदर फॉलिकुलर से अटैच्ड होते हैं। इट इज अटैच्ड
with the feather follicle। तो कोई भी वायरस रिलेटेड टू फिदर फॉलिकल, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें लिखा रहे फिदर फॉलिकल, तो एकदम आंख बंद करके आपको मैरिज डिजीज ही करना है, क्योंकि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैरिज डिजीज वेयर इट कैन बी इन्फेक्टिव एंड मैच्योर इनसाइड द फीदर फॉलिकल। और इसीलिए जो बर्ड्स के डैंडर्स होते हैं, वो डैंडर सोर्स होते हैं मैरिज डिजीज फैलाने का अदर बर्ड्स में, क्योंकि इसके फीदर फॉलिकल में वायरस मैच्योर होते हैं और डैंडर की तरह बाद में फिर सिक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, सेड ऑफ हो जाते हैं, तो दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं। दूसरी बात ये है मैरिज डिजीज नॉट वर्टिकली ट्रांसमिटेड। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि दो न्यूरोप्लास्टिक डिजीज आपको पढ़ना होता है पोल्ट्री में, एक मैरिज डिजीज है और एक है आपका लिक्विड लिकोसिस। मैरिज डिजीज और लिक्विड लिकोसिस दोनों ही है आपके न्यूरोप्लास्टिक डिजीज। तो लिक्विड लिकोसिस वर्टिकली ट्रांसमिटेड है और हॉरिजॉन्टली ट्रांसमिटेड दोनों है, लेकिन मैरिज डिजीज में वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता, कोई एक ट्रांसमिशन नहीं होता, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिगार्डिंग इट्स पैथोजेनेसिस, तो इसका इन्फेक्शन 4 फेज में होता है, अर्ली प्रोडक्टिव, लैटेंट इन्फेक्शन, सेकेंड फेज ऑफ साइटोलाइटिक एंड ए प्रोलिफरेशन फेज। तो इसका डिटेल मैं नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट चीज ये है कि ये टी सेल्स को बेसिकली इफेक्ट करता है। इम्यूनोसप्रेसिव ये भी है, इम्यूनोसप्रेसिव लिक्विड लिम्फोसिस भी है। लिक्विड लिम्फोसिस में बी सेल्स टारगेट होता है, मैरिज डिजीज में टी सेल्स टारगेट होते हैं। अगर इसका टी सेल्स को टारगेट करके ये तोड़ देता है, उसको लाइसिस कर देता है, तो न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होता है? जब मर ही जाएगा तो ट्यूमर कैसे बनेंगे? तो बहुत सारे टी सेल्स मर भी जाते हैं, लेकिन कुछ टी सेल्स में न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। यही टी सेल्स माइग्रेट करके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में चले जाते हैं, वहां पे नोडुलर ट्यूमर बनाएगा। बहुत जगह पे घूम घूम के ये नोडुलर ट्यूमर बनाते थे, ऑलमोस्ट किसी भी ऑर्गन में बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन वर्षा में ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि वर्षा में ट्यूमर बना ले। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है विद लिक्विड लिकोसिस। लिक्विड लिकोसिस के वर्षा में अक्सर मिलता है नोडुलर ट्यूमर, लेकिन मैक्स डिजीज में नहीं मिलता, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो सकता है। अदर देन दिस इसके दो होते हैं, एक एक्यूट फेज होता है, एक क्रोनिक फेज वाला होता है, जिसमें एक में होता है आपका पैरालिसिस सिंड्रोम, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरालिसिस वाले में बेसिकली यूनिलेटरल लेग पैरालिसिस ड्यू टू डैमेज ऑफ द सिएटिक नर्व। सिएटिक नर्व खराब हो जाता है तो यूनिलेटरल लेग पैरालिसिस हो जाएगा, एक पैर आगे और एक पैर पीछे उसका एक पोस्चर बनाता है जो बहुत ही पार्टिकुलर है। वन लेग हेल्ड फॉरवर्ड एंड अदर लेग इज हेल्ड बैकवर्ड, और नर्व्स का डैमेज करता है, पर्टिकुलरली द वैगस नर्व, ब्रेकियल नर्व, सिएटिक नर्व, ये इनलार्ज हो जाते हैं, लूज देयर स्ट्राइएशंस। तो देख के उसका इनलार्जमेंट प्लस उसका ग्लिशनिंग प्लस साइज, उसको देख के बता देते हो कि सिएटिक नर्व या ये पार्टिकुलर नर्व अफेक्टेड है। इसके केस में आपको लिम्फाइड ट्यूमर्स मिलेगा। मैंने कहा कहीं भी हो सकता है ट्यूमर्स, नोडुलर ट्यूमर लिवर, स्प्लीन, गोनाड्स, हार्ट, लंग, किडनी, मसल्स, प्रोवेंटिकुलस, मगर वर्षा में बहुत रेयर होता है। और दूसरी बात यह है कि ओवर द स्किन, स्किन में मिलेगा, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये फिदर फॉलिकल से भी अफेक्टेड है, स्किन में इसका खूब इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन लिक्विड लिकोसिस का स्किन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसका स्किन में ट्यूमर्स मिलते हैं और लिम्फोइड लिकोसिस में नहीं मिलता, वो भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है। दूसरी बात यह है कि मैक्स डिजीज बहुत अर्ली डेवलप हो जाता है, विद इन 6 वीक्स या थोड़ा ज्यादा, या उसी के अराउंड उसके, लेकिन जो लिक्विड लिकोसिस है उसमें अबाउट 16 वीक्स या अराउंड 16 वीक्स होते हैं, मतलब आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी लिक्विड लिकोसिस के केस देखने को मिलेंगे। और लिक्विड लिकोसिस के केस हैं भी बहुत कम होने चाहिए, मैक्स डिजीज के कंपैरिजन में लिक्विड लिकोसिस बहुत कम होता है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख रहे हो पार्टिकुलर पोस्चर, एक वन लेग इज फॉरवर्ड, अदर लेग इज बैकवर्ड। इसमें ये देख रहे हो सिएटिक नर्व है, यूनिलेटरल है, तो दिस येलो वन इज नॉर्मल एंड दिस ग्रीन वन इज इनलार्ज सिएटिक नर्व। इस डायग्राम में देख रहे हैं कि लीवर में, दोनों ही लीवर है, नोडुलर ट्यूमर डेवलपमेंट ऑफ द ओवर द लीवर। ये बहुत ही पिकुलियर फीचर्स हैं इस तरह का प्रेजेंस, नोडुलर ट्यूमर ओवर एवरी ऑर्गन, है ना, मैंने थोड़े ही दिखाए हैं आपको। प्लस ये भी याद रखिए कि इसका आई में भी ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द दिस टी सेल्स और ट्रांसफर होकर आई तक चले जाते हैं, तो आई में भी डैमेज कॉज करता है, इरेगुलर पिपिल हो जाता है आई में। इसमें देखिए जो स्किन है, उसको फिदर फॉलिकल्स है, उसमें ल्यूकोस मैक्स डिजीज का नोडुलर ग्रोथ दिख रहा है। तो इस तरह के चेंजेस बहुत कॉमन है मैक्स डिजीज में। और रिलेटेड टू मैक्स डिजीज मतलब ये भी एक
न्यूप्लास्टिक डिजीज ही है बर्ड्स का, उसको बोलते हैं एवियन लिकोसिस कॉम्प्लेक्स। उसमें लिक्वाइड लिकोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। लिक्वाइड लिकोसिस को ही बेसिकली हम लोग बिग लिवर डिजीज बोलते हैं। लिक्वाइड लिकोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज बिग लिवर डिजीज। क्यों बोलते हैं कि इन दिस केस द लिवर इज हाईली इनलार्ज्ड। उसको आपको बर्ड्स को खोले बगैर भी देख सकते हो, उसका एब्डोमेन ही इतना इनलार्ज हो जाता है और इतना हार्ड कंसिस्टेंसी का हो जाता है कि छू के आप जान जाओगे ये जो इनलार्ज्ड एब्डोमेन है दैट इज नॉट ड्यू टू एनी एडिमा बट दैट इज ड्यू टू सम लिवर लाइक कंसिस्टेंसी हार्ड ऑर्गन। तो ये ड्यू टू होता है रेट्रोवायरसेस या ओरिजेंटल एंड कंजेनाइटल दोनों ही इन्फेक्शन है इसमें। और इसमें about 16 वीक्स लगते हैं। ट्यूमर डेवलप होने में, इसलिए थोड़ा लेट दिखता है। अराउंड द सेक्सुअल मैच्योरिटी है या आफ्टर द सेक्सुअल मैच्योरिटी ये केस दिखते हैं। मैंने बताया कि ट्यूमर सभी जगह दिखते हैं, वर्षा में भी दिख सकता है, स्किन वगैरह में नहीं दिखेंगे बेसिकली। और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन लिक्वाइड लिकोसिस या लिम्फाइड लिकोसिस जो लिम्फाइड सेल्स होंगे उसमें टी सेल्स थे, इसमें बी सेल्स यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो लिम्फाइड सेल्स हैं वो इसमें होते हैं यूनिफॉर्म नेचर का। और मैक्स डिजीज में प्लेमॉर्फिक होता है, कुछ स्मॉल होगा, कुछ लार्ज होगा, कुछ इमेच्योर, कुछ मैच्योर होगा। वो क्राइटेरिया है मैक्स डिजीज का। बट इन केस ऑफ एलएल ये यूनिफॉर्म होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, प्लेमॉर्फिक नहीं होते। प्लस कंटेन आईजीएम ऑन बी सेल्स मार्कर्स। इसका अगर कोई बता सकते हो क्या ये क्या है, किसी को आइडिया है आईजीएम क्यों होगा बी सेल मार्कर्स? Anybody can explain? तो सर बी सेल पे आईजीएम का रिसेप्टर होता है। बी सेल ही बेसिकली प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं, ठीक है। मगर इसमें बड़ी बात ये है ना कि आप जानते हो कि इनिशियल जो इम्यून रिस्पॉन्सेस होते हैं दैट इज ड्यू टू प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है आईजीएम की वजह से, बाद में वो आईजीजी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आईजीजीएम कन्वर्ट इनटू आईजीजी लेटर ऑन। लेकिन इसके केस में क्या होता है, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ द सी माइक जीन, स्मॉल सी डैश स्मॉल MYC, सी माइक जीन के एक्टिवेशन के वजह से आईजीएम कन्वर्ट नहीं हो पाते आईजीजी में। इसीलिए ये इसका इंपॉर्टेंस है कि बी सेल पे मतलब प्लाज्मा सेल्स का हमेशा एक्सप्रेस आईजीएम ही होंगे, आईजीजी नहीं होगा। बाय द एक्टिवेशन ऑफ सी माइक जीन वो इसको होने नहीं देता, ठीक है। हाउएवर फिर मैंने कहा कि वर्षा में होता है इसीलिए पैथोनोमिक हो जाता है इन द सेंस की मैक्स डिजीज में वर्षा इन्वॉल्व नहीं होता, उससे पता हो जाता है। अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ एएलसीआर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, माइलोब्लास्टोसिस, माइलोसाइटोमोसिस, ये कुछ डिफरेंट है। ऑस्टियोपेट्रोसिस इसमें इंपॉर्टेंट है। रिगार्डिंग दिस डायग्राम बहुत ही क्लियर है कि लीवर इज हाईली इनलार्ज और मल्टीपल स्मॉल नोडुलर फॉर्मेशन दिख रहा है इसके ऊपर। नेक्स्ट टू दिस इज एवियन इंसेफेलोमाइलिटिस। इससे वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, इसे अब छोटे क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसे बेसिकली नर्वस इन्वॉल्वमेंट है, नाम से ही लग रहा है। नेम इटसेल्फ इज explanatory, that is encephalomyelitis। माइलाइटिस है, encephalomalacia नहीं, माइलाइटिस है यानी इन्फ्लेमेटरी है। मलेशिया हो जाएगा तो विटामिन ई डिफिशियंसी हो जाएगा। इट इज माइलाइटिस। तो इसमें ट्रीमर्स होते हैं, कन्वल्सन्स होते हैं, अटैक्सिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अटैक्सिया एंड इट इज ड्यू टू पिकोरना वायरस, ठीक है। इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है और जो केस देखने को मिलेगा 1 to 2 वीक ऑफ एज में दिखेगा, बहुत अर्ली एज में, ठीक है। इसके वेंट्रिकुलस के मसल्स में देखेंगे आप तो वहाँ पर वाइटिस एरिया होता है, बहुत ही पिकुलियर चेंज है। वेंट्रिकुलस के मसल्स हैं, प्रोवेंट्रिकुलस नहीं, वेंट्रिकुलस के मसल्स पे अब देखिए मतलब गिजार्ड हो गया बेसिकली, गिजार्ड के मसल्स आप देखेंगे तो वाइटिस एरिया दिखेगा। मगर ये पैथोगनोमिक इसलिए हम लोग नहीं कह पाते हैं क्योंकि ये चेंजेस बहुत कम दिखते हैं। तो इसको देख के बता सकते हो कि एई है, मगर इसलिए नहीं बता सकते कि मैरेक्स डिजीज के केस में भी ऐसा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग एज ए पैथोगनोमिक नहीं मानते। लेकिन जब एज से उसको आप करोगे इन रिलेशन टू एज, इन रिलेशन टू सिम्टम, तो ऑलमोस्ट पैथोगनोमिक ही हो जाता है। प्लस इसमें ये देखो आई का इन्वॉल्व इसमें भी है, पीपल क्लाउडी हो जाता है, ठीक है। तो आई इसमें भी इन्वॉल्व हो जाता है। इरेगुलर पीपल नहीं है, क्लाउडीनेस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज कोलाइबैसिलोसिस, इसके खूब केसेस मिलते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन सी इन द फॉर्म इज ड्यू टू कोलाइबैसिलोसिस। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फ्रीक्वेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं ई कोलाई ही इसका काउज है एंड ई कोलाई इज नॉर्मली फाउंड इनसाइड द बॉडी, इसको बाहर से आने की भी जरूरत नहीं। इट इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया
तो जैसे ही मौका मिलेगा वो कर लेगा। डिफरेंट मैनिफेस्टेशन जो ई कोलाई के पोल्ट्री में हो सकते हैं, डेट इज कोलाई सेप्टिसिमिया। एज द नेम इंडिकेट्स इट इज सेप्टिसिमिक एंड इट इन्वॉल्व द होल body, whole visceral organs. Next is egg peritonitis, inflammation of the peritoneum due to egg bound condition. Yolk sac infection, ठीक है, at a very early age yolk sac can be infected, which is called as omphalitis or moosey chick disease. Very important. Omphalitis, it indicates navel cord है ना, related to yolk sac, and moosey chick disease, and other is coli granuloma. So what is this granulomatous condition over the intestine? Basically intestine के surface पे आपको छोटे छोटे nodular tumors दिखने लगते हैं, and coli granuloma is also called as Jarrett's disease as it was first discovered by Jarrett's. So coli bacillosis is very important, and some of the pathogenic strains, अब जानते हो कि बहुत सारे coli के strains होते हैं, and many are, most of them are non pathogenic, मगर जो कुछ pathogenic है उसमें O1 O2 और ये जो उसके एंटीजेंस हैं O1 O2 और O78 आर पार्टिकुलरली पैथोजेनिक। इसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। इसके योगसक में देखिए आप, योगसक देखो, योगसक इन्फ्लेम्ड हो गया है, इलाज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे वाले डायग्राम में देखिए आप, इसके ये दिख रहा है आपका सल्फिंजाइटिस दिख रहा है ना, सल्फिंजाइटिस, एक फोलिकुलाइटिस, यहाँ पे देखो सीवियर, ये एक का है, एक जो ब्लाइंड लेयर्स हो जाते हैं जो बाहर एक नहीं निकल पाता, उसके एक योग आगे है एब्डोमेन में, एब्डोमेन कैविटी में। ये देखिए ओविडक्ट, ये ओविडक्ट में एक बाउंड हो गया, एक बाहर निकल नहीं रहा, एक बाउंड कंडीशन हो गया, ये भी एक बाउंड कंडीशन। इसमें देखिए ड्यू टू सल्फिंजाइटिस एंड आल्सो ड्यू टू एक बाउंड कंडीशन लैमिनेटेड अपीयरेंस हो रहा है, एक के ऊपर एक बनते चले जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल रहा, प्रॉपर डेवलपमेंट भी एक का नहीं हो रहा, तो लैमिनेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। ये है जारेस डिजीज, कोलाई ग्रेनुलोमा। इंटेस्टाइन के ऊपर देख रहे हो नोडल फॉर्मेशन, दिस इज कोलाई ग्रेनुलोमा। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस कोराइजा, तो इसमें मॉर्बिडिटी तो खूब है, मोर्टिलिटी बहुत नहीं है, केसेस खूब है, मॉर्बिडिटी खूब है, मोर्टिलिटी नहीं होता यूजुअली। हेमोफाइलस पैरागलिनेरम, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिजीज है इन्फेक्शियस कोराइजा। कोराइजा का मतलब ही होता है राइनाइटिस, एंड इट इज ड्यू टू हेमोफाइलस पैरागलिनेरम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप याद रखिएगा कि इसमें मॉर्बिडिटी बहुत है, मोर्टिलिटी बहुत कम है। सारे चेंजेस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। क्लोजनेस, आईलिड्स आपस में सट जाते हैं, फेशियल एडिमा हो जाता है, कैजेस प्लग्स इंफ्राऑर्बिटल साइनस में बन जाता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है। तो दीज आर सम चेंजेस ऑफ इन्फेक्शियस कोराइजा। रिगार्डिंग क्लोस्ट्रिडियल इन्फेक्शन, इसमें ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम टॉक्सिन्स, बोटुलिज्म बोलते हैं, और उसी का सिनोनिम है लिम्बरनेक। लिम्बरनेक इज बोटुलिज्म काउज्ड बाय द क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। फिर इसके अदर मैनिफेस्टेशन नेक्रोटिक एंटराइटिस, समझ ही रहे हो आप, गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस, ये भी कॉमन है, और इसमें सिर्फ क्लोस्ट्रिडियल नहीं, स्टेफाइलोकोकस वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अल्सरेटिव एंटराइटिस यानी बेसिक चेंजेस इंटेस्टाइन में मिलता है, चूंकि इंट्रोपैथिक है। नेक्स्ट है साल्मोनेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस मिलते हैं इन द पोल्ट्री फॉर्म, लेकिन मैंने बहुत डिटेल नहीं किया है। वन इंपॉर्टेंट स्पीसीज इज साल्मोनेला पुलोरम एंड अदर इज द साल्मोनेला गैलिनेरम। पुलोरम causes पुलोरम disease which is also known as bacillary white diarrhea. The cause of bacillary white diarrhea is Salmonella pulorum. ये यंग चिक्स में होगा नेचुरली, और इसमें अनएब्जॉर्ब योग दिखेगा चिक्स में। इन साल्मोनेला गैलिनेरम ये काउज करता है फॉल टाइफाइड, और ये थोड़ा एडल्ट एज में होता है, वो अर्ली एज में होता है। फॉल टाइफाइड तो एडल्ट एज में होते हैं, और इसके लीवर में आपको स्मॉल नेक्रोटिक फोकाई दिखेंगे, प्लस लीवर ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर, मेटेलिक कलर, कॉपर कलर, इस तरह का मेटेलिक सीन आने लगता है लीवर में अफेक्टेड विद फॉल टाइफाइड। जो अदर स्पेसीज हैं साल्मोनेला को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे टाइफिमोरियम हो गया, एरिजोनिया हो गया, लेकिन ये डायग्राम है ब्रॉन्ज कलर लीवर इन केस ऑफ फॉल टाइफाइड। तो फोटो से आपको याद हो जाएगा वो, इसलिए मैंने डाल दिया। नेक्स्ट इज फॉल कॉलरा। कॉलरा इज ड्यू टू पास्चुरला मल्टोसिडा। फॉल कॉलरा इज ड्यू टू नॉट ड्यू टू विब्रियो कॉलरा बट इट इज ड्यू टू पास्चुरला मल्टोसिडा, ये याद रखिएगा। और रैट्स इसके रिजर्वायर होते हैं, और ये ऑलमोस्ट एक सेप्टिसिमिक डिजीज है, बॉडी में कहीं भी हैमरेज प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है स्पायरोपेट्रोसिस, इसका डिटेल वीडियो है आपके वासुदेव पे। इट इज कॉज्ड बाय बोरेलिया एंसराइना। सॉफ्ट टिक इसको ट्रांसमिट करते हैं, और सबसे कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है इसका स्प्लीन अबाउट 6 टाइम इनलार्ज हो जाता है। तो मार्क इनलार्जमेंट एंड मॉडलिंग ऑफ स्प्लीन हो जाते हैं इन स्पायरोपेट्रोसिस, और हैमरेज देखने को मिलेगा इन बिटवीन द प्रोवेंटिकुलस एंड गिजार्ड। नेक्स्ट इज
एवियन ट्यूबरकुलोसिस, इट इज ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम एवियम। इसमें नोडुलर ट्यूबरकुलोस बनेंगे लिवर पे, हार्ट पे, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे, जानते हो आप टीबी पे। नेक्स्ट सीआरडी और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, इट इज ड्यू टू माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सीआरडी कॉज करता है और ये रेस्पिरेटरी डिजीज है बेसिकली। और इन कॉम्प्लिकेटेड केस यूजुअली डैमेज होते हैं बॉडी में ज्यादा, इन अनकॉम्प्लिकेटेड केस डेथ कम ही होते हैं। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द क्लाउडीनेस ऑफ द एयर सैक्स और फिब्रिन डिपोजिशन, क्लाउडीनेस, ये सब सीआरडी के साइंस है। रिगार्डिंग एवियन सिक्टाकोसिस, इट इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया सिक्टासाई है ना। सिक्टाकोसिस होते हैं जो सिक्टासाइन बर्ड्स है जैसे पैरट्स, तो यूजुअली इसका इन्फेक्शन पैरट्स जैसे ग्रुप ऑफ बर्ड्स में होते हैं ड्यू टू क्लेमाइडिया सिक्टाकोसिस। और इसके इन्फेक्शन में इसके इंक्लूजन बॉडी इंपॉर्टेंट है, दो तरह के इंक्लूजन बनते हैं, एलिमेंट्री बॉडीज और क्लेमाइडिया बॉडीज बनते हैं, वो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट एक फंगल डिजीज है ये ड्यू टू फंगस, एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस कम एज के चिक्स में ज्यादा होता है और मेन कॉज है इसका एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलोसिस कम एज में होते हैं इसलिए ब्रूडर्स निमोनिया, ब्रूडर्स एज ऑफ बर्ड्स में होता है इसलिए ब्रूडर्स निमोनिया बोलते हैं। और जो स्पीसीज इन्वॉल्व है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, इसमें लंग्स में आपको ग्लोमेरुलस कंडीशन दिखेगा, इसको ब्रूडर्स निमोनिया ही बोलते हैं, ठीक है। इसके लंग्स को देखो आप ब्रूडर्स निमोनिया में, तो नोडुलर फॉर्मेशन ओवर द लंग्स। नेक्स्ट इज कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस में आप ये देखेंगे कि जो क्रॉप है बेसिकली, हो सकता है गिजार्ड में भी, लेकिन मोस्ट केसेस क्रॉप में ही मिलते हैं। क्रॉप के ऊपर रेज्ड फोकल फोल्डिंग्स इस तरह के दिखेंगे और ये इट अपीयर लाइक टर्किश टॉवेल अपीयरेंस। तो कैंडिडियासिस के केस में इन द क्रॉप पर्टिकुलरली देयर इज टर्किश टॉवेल अपीयरेंस। इन केस ऑफ फैवस, फैवस में ब्रांड लाइक डिपोजिशन ओवर द कॉम, मतलब वो होता है ना ब्रांड जो जानवरों को दिया जाता है, चोकर, चोकर जिसको बोलते हैं, चोकर लाइक डिपोजिशन ऑन द कॉम ऑफ द बर्ड्स, ये पहचान है फेबस का। रिगार्डिंग फंगल टॉक्सिन्स, तो एप्लाटॉक्सिन इज मच इंपॉर्टेंट। एप्लाटॉक्सिन्स होते हैं एस्परजिलस फ्लेवर्स की वजह से, और डिफरेंट एप्लाटॉक्सिन्स है जैसे B1, B2, C1, C2, M1, M2, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टॉक्सिक है डेट इज एप्लाटॉक्सिन B1। होते हैं बहुत तरह के हैं, उसके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, B1, B2, C1, C2, M1, M2 कुछ भी हो सकता है, मगर B1 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसके केस में लीवर येलोइश हो जाते हैं और ये लार्ज हो जाते हैं। और कैनिबलिज्म एक मतलब मेटाबॉलिक डिजीज है, वाइसेस है, जिसे वेंट पिकिंग, फीदर पुलिंग, टॉय पिकिंग, हेड पिकिंग, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब आइए कुछ फैक्ट्स में, वो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इधर कर गया। In proventriculus, you can see hemorrhages on over the tip of gland और hemorrhage in between the gland और serosal hemorrhage। ये पहले भी के वीडियो में भी होंगे, आप देख लेना, बस एक रिवीजन है। अगर टिप ऑफ द ग्लैंड पे होगा तो रानीखेत डिजीज होगा, इन बिटवीन द ग्लैंड्स होगा तो स्पायरोपिटोसिस होगा, और सिरोसल हेमरेज होगा तो ये बर्ड फ्लू होगा, ठीक है। बर्ड फ्लू को ही प्लेग बोलते हैं, फाउल प्लेग। अगर लीवर के ऊपर फिब्रिनस एक्सुडेट है, लीवर का किसी भी बॉडी सरफेस के ऊपर फिब्रिन एक्सुडेट है, तो कोलाई बेसिलोसिस में हो सकता है, क्लेमाइडिया में हो सकता है, सीआरडी में, कॉल कोलरा में हो सकता है। बरसात के इन्वॉल्वमेंट होते हैं आईबीडी में, आईबीएच में, ए विटामिनोसिस में और एफ्लाटॉक्सिकोसिस में। इम्यूनोसप्रेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोसप्रेसिस आईबीएच से भी हो सकता है, इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस बर्सट डिजीज, चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया, रानीखेत डिजीज, स्पायरोकिटोसिस, माइकोटॉक्सिकोसिस, इतने सारे हैं जिसमें इम्यूनोसप्रेशन हो सकता है। मस्कुलर हेमरेजेस हो सकता है आईबीएच में, आईबीडी में, चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया में, इन्फ्लुएंजा में, सल्फर ड्रग पॉइजनिंग में। पैरालिसिस हो सकता है मैक्स डिजीज में। क्रेजी चिक डिजीज क्या है? विटामिन ए डिफिशियंसी। और एवियन इंसेफेलोमैलेसिया सेम एक ही बात है, क्रेजी चिक डिजीज और एवियन इंसेफेलोमैलेसिया विटामिन ई डिफिशियंसी से होते हैं। एवियन इंसेफेलाइटिस ये अलग है, वायरल डिजीज है। रानीखेत डिजीज, स्पायरोकिटोसिस, इससे हो सकता है आपको पैरालिसिस। टिक बॉर्न डिजीज, टिक से होने वाली बीमारी पॉक्स है और स्पायरोकिटोसिस है, ठीक है। पॉक्स है और स्पायरोकिटोसिस है जो टिक से होते हैं। एक बॉर्न और वर्टिकल ट्रांसमिशन में सीआरडी है, इन्फेक्शियस साइनोसाइटिस है, फ्लोरम डिजीज है, फॉल टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, एरिजिनोसिस है, एवियन इंसेफेलाइटिस है, लिकोसिस है, इकोलाई है, ठीक है। सीआरडी, पुलोरम, लिकोसिस, इकोलाई सब एक ट्रांसमिटेड है। रिगार्डिंग इंक्लूजन, ऑलमोस्ट सब में ही इंटरन्यूक्लियर बनते हैं, इसको याद रखिएगा। क्लेमाइडिया किसमें? एलिमेंट्री बॉडीज एंड इनिशियल बॉडीज, टू टाइप्स के बनते हैं इंक्लूजन बॉडीज।
और ये लोकेशन ऑफ पैरासाइट्स का भी है वासुदेव पे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। एस्क्लेरिया गिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन, हेट्राकिस सिका स्ट्रोंगलाइट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। 1 मिनट रह गया, हो सकता है कट जाए मेरा, हो भी गया है। टेट्रामेरस प्रोवेंट्रिकुलस, गैंग्लियोनेमा इंग्लू बिपोला इज फाउंड ऑन क्रॉप, सिंगेमस ट्रैकिया कैपिलेरिया स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी सब इंटेस्टाइन के ही है। रिगार्डिंग प्रोस्थोगेनमस ओवेटस, ये पाया जाता है बर्शा फेब्रिसियस या ओविडा। Regarding some deficiency disease, vitamin A causes nutritional loop. Deficiency of vitamin A causes nutritional loop. Vitamin D deficiency cage layer paralysis. Vitamin E से avian encephalomalacia, exudative diathesis, Krejcik disease, dystrophy. Vitamin K से hemorrhagic syndrome. Vitamin B1 की deficiency यानी thiamine deficiency से होता है स्टार गेजिंग, राइबोफ्लेविन से स्कल पैरालिसिस, और एस्क्लेरिया गिलाई है। कोक्सीडोसिस इज कॉज्ड बाय एमेरिया टेनेला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा देखिए सीका ब्लड क्लॉट से फिल हो गया है एंड इट इज ड्यू टू एमेरिया टेनेला। सीकल कोक्सीडोसिस इज कॉज्ड बाय एमेरिया टेनेला। एवियन एन्सेफेलोमेलासिस